हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 13 जिसका नाम है प्रकाश। तो इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। प्रश्न 1, यदि दर्पण पर प्रकाश अभिलंब के अनुदिश डाला जाए तो क्या होगा। तो उत्तर है कि यदि दर्पण पर प्रकाश अभिलंब के अनुदिश डाला जाता है तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान 0 होगा। प्रश्न 2, यदि परावर्तित किरणें किसी अन्य दर्पण पर आपतित हों तो क्या वे फिर परावर्तित हो सकती हैं। तो उत्तर है हाँ, वे पुनः परावर्तित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए एक दर्पण में दूसरे दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब देखना। अभ्यास प्रश्न 1, मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं। क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या आप कमरे के बाहर वस्तुओं को देख सकते हैं। व्याख्या कीजिए। तो उत्तर है कि अंधेरे कमरे में वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। तो किसी भी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करे। तो चूंकि अंधेरे में रखी हुई वस्तुओं से प्रकाश हमारी नेत्रों में प्रवेश नहीं करेगा, तो इसलिए हम अंधेरे में रखी हुई वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। और कमरे के बाहर रखी हुई वस्तुओं को हम देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश अब वस्तुओं के द्वारा उत्सर्जित या उनसे परावर्तित हो सकता है। प्रश्न 2, नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर बताइए। क्या विसरित परावर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन इन दोनों में अंतर देखना है। नियमित परावर्तन यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और विसरित परावर्तन यानी कि डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो नियमित परावर्तन में क्या होता है कि यह परावर्तन समतल तथा चिकने पृष्ठ पर होता है, जबकि विसरित परावर्तन यह परावर्तन विषम एवं अनियमित पृष्ठ पर होता है। दूसरा है, तो नियमित परावर्तन में परावर्तित किरणें समानांतर होती हैं, जबकि विसरित परावर्तन में परावर्तित किरणें समानांतर नहीं होती हैं, वे एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं। विसरित परावर्तन परावर्तन के नियम का विफल होना नहीं है, क्योंकि यह विषम पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है। प्रश्न 3 है कि निम्न में से प्रत्येक के स्थान के सामने लिखिए। यदि प्रकाश की एक समानांतर किरण पुंज इनसे टकराए तो नियमित परावर्तन होगा या फिर विसरित परावर्तन होगा। प्रत्येक स्थिति में अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग वस्तुएं दी गई हैं। तो जब इनसे प्रकाश की एक समानांतर किरण टकराएगी तो इनमें नियमित परावर्तन होगा या फिर विसरित परावर्तन होगा, और जिस प्रकार का भी परावर्तन होगा उसका हमें कारण भी बताना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले है क में कि पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज। तो इसमें नियमित परावर्तन होगा, क्योंकि लकड़ी की मेज का पृष्ठ पॉलिश होने के कारण समतल है। तो जब समतल सतह से प्रकाश की किरण टकराती है तो उसमें नियमित परावर्तन होता है। ख है चॉक पाउडर। इसमें विसरित परावर्तन होगा, यानी कि जब इसकी सतह से प्रकाश पुंज टकराएगा तो इसमें विसरित परावर्तन होगा, क्योंकि चॉक पाउडर का जो रुक्ष पृष्ठ प्रदान करता है, रूखा पृष्ठ होता है, वह प्रदान करता है। ग है गत्ते का पृष्ठ। इसमें विसरित परावर्तन होगा, विषम परावर्ती पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है। घ है संगमरमर के फर्श पर फैला हुआ जल। इसमें नियमित परावर्तन होगा, क्योंकि जल से समतल तल बन जाता है। अण है दर्पण पर नियमित परावर्तन होगा, क्योंकि दर्पण का जो पृष्ठ है वह समतल होता है। च है कागज का टुकड़ा। इसमें नियमित परावर्तन होगा यदि कागज समतल है, एवं विसरित परावर्तन होगा यदि कागज रुक्ष है या रूखा है, तब विसरित परावर्तन होगा। प्रश्न 4,
परावर्तन के नियम बताइए। तो परावर्तन के नियम में पहला है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। तो ये परावर्तन के नियम हैं। प्रश्न 5, यह दर्शाने के लिए कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। तो क्रियाकलाप है कि सर्वप्रथम एक मेज पर एक कागज की सफ़ेद शीट फैला देंगे, यानी कि एक मेज पर कागज की एक सफ़ेद शीट को फैला देंगे या बिछा देंगे। इस पर PP डैश एक सीधी रेखा खींच देंगे। तो यहाँ पर देखिए सफ़ेद कागज की शीट पर एक PP डैश रेखा खींची हुई है। इस रेखा के अनुदिश समतल दर्पण की एक पट्टी ऊर्ध्वाधर खड़ी स्थिति में रखेंगे। अब टॉर्च की सहायता से प्रकाश दर्पण पर इस प्रकार से डालेंगे कि इससे निकलने वाला प्रकाशपुंज मेज की समानांतर हो। एक पेंसिल से किसी भी आपतित किरण पर 3 बिंदु A, B तथा C अंकित करेंगे और इसके संगत परावर्तित किरण पर बिंदु D, E, F अंकित करेंगे। अब टॉर्च को बंद कर देंगे और दर्पण को हटा देंगे। अब बिंदुओं को मिलाकर के दर्पण तक बढ़ाएंगे। ABC रेखा PP डैश पर O पर मिलती है। इसी प्रकार से DEF रेखा PP डैश पर O पर मिलती है। OA आपतित किरण है जबकि OF परावर्तित किरण है। O पर अभिलंब ON खींचें। इससे सिद्ध होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में है। प्रश्न 6, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें बीच में रिक्त स्थान है, जिन्हें हमें उचित शब्दों से भर करके पूरा करना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। ए है, एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से रिक्त स्थान इतने मीटर दूर दिखाई देता है। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? 2 मीटर, यानी कि एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से 2 मीटर दूर दिखाई देता है। बी है, यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर के आप अपने दाएं हाथ से अपने रिक्त स्थान कान को छुएं तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान रिक्त स्थान हाथ से छुआ गया है। तो देखिए पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा? बाएं, यानी कि यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर के आप अपने दाएं हाथ से अपने बाएं कान को छुएं तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान रिक्त स्थान में क्या आएगा? बाएं हाथ से छुआ गया है। सी है, जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइन रिक्त स्थान हो जाता है। कैसा हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो जब मंद प्रकाश में देखते हैं तो पुतली का साइन बड़ा हो जाता है। डी है, तो रात्रि पक्षियों के नेत्रों में शलाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या रिक्त स्थान होती है। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? कम होती है, यानी कि शलाकाओं की जो संख्या है वह अधिक होती है और शंकुओं की संख्या कम होती है, जो रात्रि में पक्षी विचरण करते हैं उनमें। प्रश्न 7 तथा 8 में सही विकल्प छांटिए। प्रश्न 7 है कि आपतन कोण यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो इसमें देखिए हमें कै खे गे गे ये 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इनमें जो सही विकल्प है वह हमें छांटना है। तो कै है सदैव, खे है कभी कभी, गे है विशेष दशाओं में और घ है कभी नहीं, यानी कि जो आपतन कोण है वह परावर्तन कोण के बराबर कब होता है। तो उत्तर है इसमें कै, सदैव, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है हमेशा।
प्रश्न 8 है, समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। तो अब इसमें देखिए कै कै गै गै ये 4 विकल्प दिए गए हैं और इनमें जो सही विकल्प है वह हमें चुनना है। तो कै है कि आभासी, यानी कि जो प्रतिबिंब होता है वह आभासी होता है, दर्पण के पीछे तथा आवर्धित। ख है आभासी होता है प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। गै है वास्तविक प्रतिबिंब होता है, दर्पण के पृष्ठ पर तथा आवर्धित होता है। घ है वास्तविक होता है, दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। तो समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? तो उसमें उत्तर है ख, वह आभासी होता है और दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर होता है। प्रश्न 9, कैलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन कीजिए। यानी कि कैलाइडोस्कोप किस प्रकार से बना हुआ होता है उसकी रचना का वर्णन करना है। तो देखिए कैलाइडोस्कोप में क्या होता है। तो कैलाइडोस्कोप बनाने के लिए दर्पण की लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी 3 आयताकार पट्टियां लीजिए। तो देखिए जैसे यह एक आयताकार पट्टी दिख रही है हमें, यह किसकी है? दर्पण की है। तो इसमें यह 15 सेंटीमीटर लंबी है और 4 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो इस प्रकार की हमें 3 आयताकार पट्टियां लेनी है। इन्हें चित्र में दर्शाए अनुसार एक प्रिज्म की आकृति में जोड़िए। तो देखिए ये प्रिज्म बन रहा है, ये प्रिज्म है। तो एक तरफ ये सामने जुड़ा हुआ दिख रहा है, दूसरा ये इसका सिरा हो गया और तीसरा ये इस साइड से जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रिज्म की आकृति बन करके आएगी। तो इस प्रकार से इन तीनों पट्टियों को हमें जोड़ना है जिससे कि एक प्रिज्म की आकृति बन जाए। फिर इन्हें गत्ते या मोटे चार्ट पेपर की बनी हुई एक बेलनाकार ट्यूब में दृढ़ता से लगाइए। यानी कि इस प्रिज्म को उठा करके यह बेलनाकार एक ट्यूब है और यह किसकी बनी हुई है? गत्ते की या फिर मोटे चार्ट पेपर की बनी हुई है। तो इस बेलनाकार ट्यूब में इन्हें हम दृढ़ता से यानी कि अच्छे से चिपका करके लगा देते हैं। सुनिश्चित कीजिए कि ट्यूब दर्पण की पट्टियों से थोड़ी लंबी हो। यानी कि इस ट्यूब की लंबाई जो इसमें प्रिज्म बना करके डाला है दर्पण का, उनसे थोड़ी ज़्यादा लंबी हो। ट्यूब के एक सिरे को गत्ते की एक ऐसी डिस्क से बंद कीजिए जिसमें भीतर का दृश्य देखने के लिए एक छिद्र बना हो। तो यहाँ पर देखिए ये एक गोल डिस्क से इसका एक तरफ का मुंह, ये जो बेलनाकार बेलनाकार हमने ट्यूब बनाई है, इसका एक सिरा इस प्रकार की डिस्क से बंद कर देते हैं और जिसमें बीच में एक छेद कर देते हैं। देखिए छेद हो रखा है। तो ये छेद किस लिए है? जिससे कि अंदर का दृश्य देखा जा सके। तो इसका एक सिरा ऐसी डिस्क से बंद कर देते हैं जिसमें एक छेद बना हो और यह छेद अंदर का दृश्य देखने के लिए होता है। डिस्क को टिकाऊ बनाने के लिए इसके नीचे पारदर्शी प्लास्टिक की शीट चिपका दीजिए। तो इसके नीचे की तरफ एक पारदर्शी प्लास्टिक की शीट चिपका देते हैं जिससे कि यह मजबूत बन जाती है। ट्यूब के दूसरे सिरे पर समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट दर्पणों को छूते हुए दृढ़तापूर्वक लगाइए। तो अब देखिए ट्यूब का यह दूसरा सिरा है। यहाँ पर देखिए ये दूसरा सिरा देखा रखा है, इसको उल्टा कर दिया है। तो दूसरे सिरे पर हमें एक इस प्रकार की समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट, कैसी प्लेट है? वृत्ताकार, यानी कि गोल एक प्लेट है, वह दर्पणों को छूते हुए दृढ़तापूर्वक लगानी है। वह किसकी बनी हुई है? कांच की। तो समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट दर्पणों को छूते हुए दृढ़तापूर्वक लगाइए। इस प्लेट पर छोटे छोटे रंगीन कांच के कुछ टुकड़े यानी कि रंगीन चूड़ियों के टुकड़े रख दीजिए। तो इस प्लेट पर हम अंदर की तरफ से क्या रखने हैं? हमें रंगीन कांच की चूड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े इस प्लेट के ऊपर रखने हैं। ट्यूब के इस सिरे को पिसे हुए कांच की प्लेट से बंद कीजिए। यानी कि जिस सिरे को हमने समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट लगाई है उस वाले सिरे को पिसे हुए कांच की प्लेट से बंद करना है। रंगीन टुकड़ों की हलचल के लिए पर्याप्त जगह रहने दीजिए। अब आपका कैलाइडोस्कोप तैयार है। तो यानी कि इस प्रकार से कैलाइडोस्कोप की रचना की जाती है। प्रश्न 10,
मानव नेत्र का एक नामांकित रेखा चित्र बनाइए। तो देखिए ये मानव नेत्र का चित्र है जिसमें इसके विभिन्न भागों को दर्शाया गया है। तो इसमें देखिए यह प्रकाशिक तंत्रिका दी गई है, यह रेटिना है, यह कॉर्निया है, यह लेंस बताया गया है, ये परितारिका है और ये पक्षमाव पेशी है। तो इस प्रकार से ये नेत्र के जो हमारे विभिन्न भाग होते हैं उनको दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से यह नेत्र का एक नामांकित चित्र है। प्रश्न 11, गुरमीत लेजर टॉर्च के द्वारा पाठ्य पुस्तक के क्रियाकलाप 13.8 को करना चाहता था। उसके अध्यापक ने ऐसा करने से मना किया। क्या आप अध्यापक की सलाह के आधार पर की व्याख्या कर सकते हैं कि यानी कि अध्यापक ने क्यों मना किया था? तो उत्तर है कि पाठ्य पुस्तक के क्रियाकलाप 13.8 के अंदर गुरमीत अपने मित्र की आंख का टॉर्च से अवलोकन करना चाहता है। इसके लिए जब उसने अध्यापक से पूछा तो उसके अध्यापक ने लेजर टॉर्च का उपयोग करने से मना किया, क्योंकि लेजर टॉर्च से उत्पन्न प्रकाश आंख की रेटिना को नुकसान पहुंचा सकता है। प्रश्न 12, वर्णन कीजिए कि आप अपने नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे। तो हम अपने नेत्रों की देखभाल निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला है कि यदि परामर्श दिया गया है तो उचित चश्मे का उपयोग करना चाहिए, यानी कि अगर डॉक्टर ने कहा है कि चश्मा लगाना है तो चश्मे का उपयोग जरूर करना चाहिए। दूसरा है, नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है। अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सिरदर्द हो सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक प्रकाश अथवा लेजर टॉर्च का प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है। तीसरा है, सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए, यानी कि सूर्य की ओर या फिर कोई भी शक्तिशाली प्रकाश का सोर्स है उसकी तरफ हमें सीधे नहीं देखना चाहिए। नंबर 4 है, अपने नेत्रों को कभी भी नहीं रगड़ना चाहिए। यदि नेत्रों में कोई धूल का कण गिर जाए तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोना चाहिए। यदि कोई सुधार ना हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नंबर 5 है, अपने नेत्रों को बारंबार स्वच्छ जल से धोना चाहिए। छठा है, पठन सामग्री को सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पर रख करके पढ़ना चाहिए। अपनी पुस्तक को नेत्रों के बहुत समीप ला करके अथवा उसे नेत्रों से बहुत दूर ले जा करके नहीं पढ़ना चाहिए। उचित दूरी पर रख करके ही हमें पढ़ना चाहिए। नंबर 7 है, विटामिन ए युक्त भोजन करना चाहिए। तो इन सब तरीकों से हम हमारे नेत्रों की रक्षा कर सकते हैं। प्रश्न 13, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में हमें आपतन कोण का मान निकालना है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य का कोण का मान कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। अर्थात आपतन कोण यानी कि एंगल आई प्लस परावर्तन कोण एंगल आर बराबर कितने हैं, 90 डिग्री है। अर्थात एंगल आई प्लस एंगल आर बराबर 90 डिग्री। तो परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर। तो एंगल आई प्लस एंगल आर बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। अब एंगल आई प्लस एंगल आई यानी कि इस एंगल आर की जगह हम एंगल आई लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। तो एंगल आई प्लस एंगल आई बराबर 90 डिग्री। तो 2i जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एंगल आई, 2 एंगल आई बराबर 90 डिग्री। तो एंगल आई बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। 90/2 बराबर 45 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल आई बराबर कितना हुआ, 45 डिग्री। तो आपतन कोण का मान कितना हो गया, 45 डिग्री। प्रश्न 14, यदि दो समानांतर दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हों तो इनके बीच रखी हुई एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो उत्तर है अनंत यानी कि इनफाइनाइट प्रतिबिंब बनेंगे। प्रश्न 15,
दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे हैं। प्रकाश की एक किरण एक दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, जैसा कि चित्र 13.19 में दर्शाया गया है। दूसरे दर्पण से परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण बनाइए। तो देखिए इसमें दो दर्पण दिए गए हैं। पहला दर्पण ये रहा, दूसरा दर्पण यह रहा। ये एक दूसरे के लंबवत रखे गए हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। और एक किरण, यह किरण इस दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आकर के आपतित होती है। तो अब इस दूसरे दर्पण से, यह दूसरा दर्पण है, इस दूसरे दर्पण से परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण बनानी है। तो आइए इसे देखते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले देखते हैं कि दिया क्या हुआ है। तो बच्चों ये आपकी समझ में अच्छे से आए इसलिए हमने इनका नामकरण कर दिया है। तो इसमें देखिए दो दर्पण दिए गए हैं। तो दो दर्पणों में पहला दर्पण है AQ दर्पण और दूसरा दर्पण है यह BQ दर्पण, और ये एक दूसरे के लंबवत रखे गए हैं। ये देखिए एक दूसरे के बिल्कुल लंबवत हैं, 90 डिग्री के एंगल पर रखे गए हैं, अर्थात OQ बराबर 90 डिग्री। अब प्रकाश की एक किरण, तो प्रकाश की किरण को नाम दे देते हैं PO। यह प्रकाश की एक किरण दर्पण AQ पर, इस दर्पण पर O बिंदु पर आकर के 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तथा बिंदु O पर OQ' अभिलंब है। तो जब यह प्रकाश की किरण PO 30 डिग्री पर आपतित होती है तो यह परावर्तित भी 30 डिग्री पर ही होगी, जैसा कि देखिए इसमें दिखाया गया है। यह 30 डिग्री पर परावर्तित होती है। और दूसरे दर्पण BQ दर्पण पर यह O' बिंदु पर 60 डिग्री पर आकर के आपतित होती है। ये देखिए 60 डिग्री पर आपतित होती है और O'Q' यह अभिलंब है। तो जब यह किरण 60 डिग्री पर आपतित होती है तो यह परावर्तित भी 60 डिग्री पर ही होगी, और इस किरण का नाम है O'P'। तो परावर्तित होने वाली, दूसरे दर्पण से परावर्तित होने वाली किरण है O'P'। और यही प्रश्न में पूछा गया है कि दूसरे दर्पण से परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण बनाइए। तो दूसरे दर्पण से परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण कौन सी है? O'P'। प्रश्न 16, चित्र 13.20 में दर्शाए अनुसार बूझो एक समतल दर्पण के ठीक सामने पार्श्व से कुछ हट करके एक किनारे A पर खड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पर ये बूझो एक व्यक्ति है जो इस A पॉइंट पर इस समतल दर्पण से थोड़ा सा पार्श्व में, यानी कि थोड़ा सा हट के खड़ा हुआ है। समतल दर्पण देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है और जो बूझो है वह थोड़ा सा हट करके खड़ा हुआ है, एक किनारे पर खड़ा है, एक किनारे A पर खड़ा है। तो क्या वह स्वयं को दर्पण में देख सकता है? क्या वह P, Q तथा R पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब भी देख सकता है? तो यहाँ पर देखिए ये P है, ये Q है और यह R है। तो इन पर अगर कोई वस्तु रखी है और उनके प्रतिबिंब भी क्या वह देख सकता है? तो आइए इसे देखते हैं। तो उत्तर में देखिए कि वह स्वयं को नहीं देख सकता है, यानी कि बूझो है वह जो एक किनारे पर खड़ा हुआ है, दर्पण से थोड़ा सा हट करके खड़ा हुआ है, वह दर्पण में स्वयं को नहीं देख सकता है क्योंकि वह दर्पण की सीमा से बाहर है। उसे P और Q के प्रतिबिंब सरलता से दिखाई देंगे, परंतु R का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा क्योंकि R इस दर्पण की सीमा से बाहर है। प्रश्न 17 A है कि A पर स्थित किसी वस्तु के समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी कि यह A पॉइंट है, इस पर कोई वस्तु यह रखी हुई है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब हमें समतल दर्पण पर, यह समतल दर्पण है, इस पर बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति हमें ज्ञात करनी है। B है कि क्या स्थिति B से पहेली प्रतिबिंब को देख सकती है। अब ये देखिए स्थिति B है जिस पर पहेली है, तो वह क्या प्रतिबिंब को देख सकती है। C है कि क्या स्थिति से बूझो इस प्रतिबिंब को देख सकता है। अब देखिए C है, बूझो है वह यहाँ पर खड़ा हुआ है स्थिति C पर, तो अब क्या बूझो इस A वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है उसे देख सकता है। और D है कि जब पहेली B से C पर चली जाती है तो A का प्रतिबिंब किस ओर खिसक जाता है, यानी कि पहेली अभी B पॉइंट पर थी,
यदि पहेली सी पॉइंट पर आ जाए तो इस ए वस्तु का प्रतिबिंब किस ओर खिसक जाता है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो उत्तर में ए का है सबसे पहले कि ए पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे है। अर्थात यह दर्पण है और यहाँ पर यह वस्तु रखी गई है, तो इस वस्तु का यहाँ पर ये देखिए ये इतना प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई है उतनी ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। बी है कि स्थिति बी से पहेली प्रतिबिंब को देख सकती है। यह देखिए स्थिति बी है और यहाँ पर पहेली है और ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसको देख सकती है। बी स्थिति से पहेली प्रतिबिंब को देख सकती है। अब सी स्थिति से देखिए, सी स्थिति से बूझो ए का प्रतिबिंब देख सकता है। बूझो कहाँ है? स्थिति सी पर है और स्थिति सी से वह इस प्रतिबिंब को देख सकता है। अब डी है कि ए का प्रतिबिंब कहीं नहीं खिसकेगा। पहेली के बी से सी पर जाने पर भी यह पहले वाली जगह पर ही रहेगा, यानी कि अगर पहेली बी से सी पर चली जाती है तब भी ए का प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा जहां वह पहले बन रहा था, वह अपनी जगह से नहीं खिसकेगा। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।